नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। मैं हूं आपके साथ अनन्या बेदी। मुल्तान का नया सुल्तान मिल गया है। जी हां, मुल्तान टेस्ट में पाकिस्तान को जमकर कूटने वाले 13 शतक लगाकर 317 रन बनाने वाले हैरी ब्रूक अब सहवाग के बाद मुल्तान के नए सुल्तान बन गए हैं। हैरी ब्रूक ने 13 शतक, जो रूट ने दोहरा शतक जड़ डाला। ब्रूक रूट ने पाकिस्तानी गेंदबाजों को इतना मारा कि पाकिस्तान के सारे खिलाड़ी मैदान पर ही पस्त हो गए। पाकिस्तान के गेंदबाजों ने 6 शतक लगाए। बैटिंग में नहीं, बॉलिंग में शाहीन आफरीदी ने 120 रन, नसीम शाह ने 157 रन, अबरार अहमद ने 174 रन और आमिर जमाल ने 126 रन। आगा सलमान ने 118 रन, सईम अयूब ने 101 रन बना डाले और इस तरह इंग्लैंड ने पहली पारी में 823 रन बनाकर पारी डिक्लेयर कर दी। इस परफॉर्मेंस पर लोग कह रहे हैं कि मुल्तान की पिच है या हाईवे। आज पाकिस्तानी गेंदबाजों की धुलाई पर चर्चा करेंगे और हमारे साथ खास मेहमान जुड़ेंगे और इस पर चर्चा में शामिल हमारे साथ एडिटर स्पोर्ट्स मनोज जोशी जी जुड़ गए हैं और भी खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे। लेकिन सबसे पहले मनोज जी, मुझे लगता है आज ये कहना पड़ेगा कि इंग्लैंड के बल्लेबाजों ने पाकिस्तान को दिन में तारे दिखा दिए। जी हाँ, बिल्कुल। अगर कोई एक प्लेयर ट्रिपल सेंचुरी बनाए, दूसरा प्लेयर डबल सेंचुरी बनाए और उसके बाद वो 454 रन की पार्टनरशिप हो जाए तो उससे आप यही कहेंगे और 800 से ज़्यादा टीम का स्कोर बन जाए तो अब इसे मैं कहूँगा कि पीसीबी इसके लिए जिम्मेदार है। पीसीबी में अपनी तरफ से तो उन्होंने सारे प्लेयर्स को रखा हुआ है, टीम के साथ जोड़ा हुआ है, पुराने प्लेयर्स जुड़े हुए हैं। कोई किसी को असिस्टेंट मैनेजर बना दिया, किसी को मैनेजर बना दिया, कोई किसी को सिलेक्शन कमेटी का चेयरमैन बना दिया। लेकिन सब के सब जो है टीम कंपोजिशन को लेकर बड़े अजीबोगरीब उन्होंने फैसले किए हैं। अब आप ये देखिए कि ऐसे मैच में जहां बिल्कुल हाईवे नुमा पिच हो, वहां स्पिनर आप एक खिला रहे हैं अबरार के तौर पर और वो भी बहुत महंगे साबित हो रहे हैं। आप कहते हैं जी वो मिस्ट्री स्पिनर हैं। अब टेस्ट क्रिकेट में हमने तो सुनकर बड़ा हंसी आ रही थी जब माइक एथर्टन और नासिर हुसैन जो पूर्व कप्तान हैं वो बात कर रहे थे कि भाई मिस्ट्री स्पिनर का जमाना गया, टेस्ट क्रिकेट में मिस्ट्री स्पिनर किसी काम के नहीं होते। तो वही कुछ मैं समझता हूं कि ये परेशानी जो है इससे रूबरू पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर्स जो टीम के साथ जुड़े हुए हैं उनको होना चाहिए था और वो बिल्कुल नहीं हुए और रही सही कसर पीसीबी ने एक बिल्कुल सपाट पिच बनाकर पूरी कर दी। लेकिन इसके साथ ही हैरी ब्रूक जो कि मुल्तान के नए सुल्तान बन गए हैं, सहवाग का भी उन्होंने रिकॉर्ड तोड़ दिया है, उनके लिए आप क्या कहेंगे? देखिए, हैरी ब्रूक जो है वो कुछ ऐसे प्लेयर होते हैं जो पाकिस्तान की टीम सामने आती है तो उनकी बाँछें खिल जाती हैं। अब उन्हीं में से हैरी ब्रूक भी हैं, बेन डकेट भी हैं। बेन डकेट का 80 का एवरेज पाकिस्तान के खिलाफ है। उसके अलावा जैक क्राले को देखें तो उनका 70 प्लस का एवरेज है पाकिस्तान के खिलाफ। आपने हैरी ब्रूक का पूछा है तो हैरी ब्रूक ने अपने करियर में 6 सेंचुरी लगाई हैं। 6 में से 4 सेंचुरियां उनकी पाकिस्तान के खिलाफ हैं और उसमें भी जो है पिछली बार जब पाकिस्तान के दौरे पर इंग्लैंड की टीम गई थी तो 3 सेंचुरियां जो है उन्होंने लगाई थी। यानी हर टेस्ट में एक सेंचुरी उन्होंने बनाई। यहाँ पर ट्रिपल सेंचुरी बनाकर अपने इरादे जाहिर कर दिए। यानी कहीं भी पाकिस्तान को टिकने का मौका नहीं दिया, जिसे कहते हैं धो धो कर मारा उन्होंने। कोई भी गेंदबाज उनके सामने बिल्कुल असहाय सा दिखाई दिया। और हाईएस्ट स्कोरर हो गए हैं हैरी ब्रूक, 317 रन उन्होंने बना लिए हैं। देखिए, इंग्लैंड जीत के तो ऑलमोस्ट करीब पहुंच ही गई है, लेकिन आप इन सब के बीच में आपसे ये समझना चाहूंगी कि पाकिस्तान के गेंदबाजों की इतनी बुरी तरह से अगर पिटाई हो रही है तो आप सबसे बड़ा कारण क्या मानते हैं? और साथ ही बल्लेबाज बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए क्योंकि रन भी नहीं उस हिसाब से बने। देखिए, यहाँ पर सबसे बड़ी चिंता जो है पाकिस्तान की बॉलिंग को लेकर ये है कि उनके बॉलर जो हैं दिन भर में 2 विकेट कल उनको मिले। आज लंबे समय तक जो है पूरा लंच का सेशन बीत गया, चाय भी होने वाला था, चाय का वक्फा भी होने वाला था, उनको कोई विकेट ही नहीं मिला। वो तो अंधाधुंध जब मारना शुरू किया उन्होंने, क्योंकि वो पारी समाप्ति की घोषणा करके मैच का रिजल्ट चाहते थे, तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात थी। तो अब आप यहाँ ये देखिए कि जिस टीम ने दुनिया में सबसे ज्यादा रन बनाए हैं एक पारी में, वो अमूमन या तो जीतती नहीं है या वो मैच ड्रॉ हो जाते हैं। लेकिन यहाँ जीत की बिल्कुल दहलीज पर पहुंच गई है इंग्लैंड की टीम और इसमें उनका बेसबॉल क्रिकेट वाकई उसकी तारीफ करनी होगी। ऐसा नहीं है कि ये चौके छक्कों पर आधारित क्रिकेट है। यहाँ पर जिस तरह से जो रूट खेले हैं, करीब कल मैं देख रहा था कि 12 या 13 ओवर तक उन्होंने कोई चौका नहीं लगाया था, लेकिन इसके बावजूद रन रेट को कम नहीं होने दिया।
5 रन प्रति ओवर की गति से रन बन रहे थे। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि टेस्ट क्रिकेट इतना फास्ट हो गया है। 5 रन प्रति ओवर की गति से अगर टेस्ट क्रिकेट में रन बन रहे हैं, वो भी चौके छक्के लगाए बिना, तो इसका मतलब है कि वाकई इंग्लैंड को इसके लिए बधाई देनी चाहिए, उनके बेसबॉल को बधाई देनी चाहिए। और उनके सामने पाकिस्तान के सभी बॉलर जो हैं बिल्कुल असहाय से दिखाई दिए, चाहे उनके जो मुख्य स्ट्राइक बॉलर हों, चाहे वो शाहिनशाह अफरीदी हों या अन्य गेंदबाज। आमिर जमाल को आपने लिया, उनको हालांकि रिवर्स स्विंग भी मिल रहा था लेकिन उसका कोई लाभ नहीं वो उठा पाए। और वहीं इंग्लैंड के जो बल्लेबाज थे, इन दोनों ने जिस तरह से ढूंढा है, चारों तरफ विकेट के चारों ओर शॉट खेले हैं, और जिस तरह डाउन द ग्राउंड खेलते हैं हैरी ब्रूक, वो कमाल की उनकी बल्लेबाजी है। और उनको देखकर बहुत लगता है कि क्रिकेट जो लोग तमाम एकेडमियों में सीख रहे हैं, उनको ये पारी, ऐसी पारी ज़रूर देखनी चाहिए। और बिल्कुल, क्योंकि आप टेस्ट मैच का जिक्र कर रहे हैं कि अब इतनी तेजी के साथ टेस्ट मैच में भी रन बनने लगे हैं, अब उस पर हम चर्चा आगे करेंगे। साथ ही T20 के फॉर्मेट को भी समझेंगे कि क्या बदलाव करने की ज़रूरत है, किस हिसाब से खेलने की ज़रूरत थी पाकिस्तान को। तबिश मीर, वरिष्ठ खेल पत्रकार, पाकिस्तान से हमारे साथ इस पर चर्चा करने के लिए जुड़ गए हैं। तबिश मीर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज़ पर। पहला सवाल यही है कि हर जगह चर्चाएं सिर्फ इस बात को लेकर हो रही हैं कि कैसे इंग्लैंड के बल्लेबाजों ने पाकिस्तान के गेंदबाजों को धोया। इतनी बुरी कंडीशन में कैसे आ गए पाकिस्तान के गेंदबाज? तबिश, आपको आवाज आ रही है मेरी? चलिए तबिश से एक बार फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे, कनेक्शन कट हो गया है फिलहाल। लेकिन मनोज जी, क्योंकि आप कह रहे हैं टेस्ट में उतना तेजी के साथ रन बनना, जो हमने जिस हिसाब से इस बार हम देख रहे हैं, जो कि इंग्लैंड और पाकिस्तान के बीच हुआ, और जो हम बाकी मैच या T20 का अलग फॉर्मेट होता है, वनडे का अलग फॉर्मेट होता है, लेकिन टेस्ट मैच का अलग फॉर्मेट होता है, उसमें यह है कि आप रन धीरे धीरे बनाइए, लेकिन खिलाड़ी का डटे रहना पिच पर ज़्यादा ज़रूरी है, यानी विकेट आप लेट दीजिए। लेकिन इन सब के बीच अब जिस तरह की स्थितियां पाकिस्तान के सामने खड़ी हूँ, चाहे आप गेंदबाजों को लेकर बात कर लीजिए, चाहे आप बल्लेबाजों को लेकर बात कर लीजिए, और पिछले तमाम मैचों की अगर हम बात करें, चाहे आप वर्ल्ड कप की बात कर लीजिए, और इससे पहले अभी जो T20 वर्ल्ड कप में टीम इंडिया जीती, उसमें भी पाकिस्तान के परफॉर्मेंस को लेकर बात करें, तो लगातार ग्रेड जो है वो पाकिस्तान की परफॉर्मेंस का गिरता जा रहा है। क्या आप इस बात को मानते हैं? जी हाँ, बिल्कुल। पाकिस्तान के क्रिकेट की ऐसी दुर्गति हमने कभी सोची नहीं थी। एक ऐसी टीम जो अभी कुछ साल पहले T20 वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंची थी, एक ऐसी टीम जो 2016 के में टेस्ट चैंपियनशिप तो नहीं, खैर टेस्ट क्रिकेट में रैंकिंग में दुनिया की नंबर 1 टीम बन गई थी, वो टीम आज WTC की रेटिंग में रैंकिंग में 8वें स्थान पर लुढ़क गई है। सिर्फ एक ही टीम उससे नीचे है। और उसके अलावा अगर आप ICC की रैंकिंग देखें, वहां भी 8वें नंबर पर है। तो पिछले 3 साल से हो गए हैं आपको अपने घर में कोई मैच जीते हुए। आप कप्तान लाए हैं, अब आप बाबर आजम बिल्कुल आउट ऑफ फॉर्म चले गए हैं, रिजवान कंसिस्टेंटली परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं, और जो टॉप ऑर्डर है उसमें ठीक है, इस बार अब्दुल्ला शफीक चले पहली पारी में। लेकिन अब इनको ये समझना होगा कि टेस्ट क्रिकेट अगर जीतना है तो आपको एक सर्वांगीण खेल है, जहां आपको पहली पारी भी है तो दूसरी पारी भी है, तो दूसरी पारी में भी अच्छा खेल दिखाना होगा। आप रावलपिंडी टेस्ट को नहीं भूल सकते। पिछली बार जब इंग्लैंड की टीम आई थी यहां पाकिस्तान में, तो रावलपिंडी में 569 रन बनाए थे पाकिस्तान ने। जी हाँ, 569 बहुत रन होते हैं, बहुत बड़ा रनों का अथाह भंडार होता है, मैं कहूँगा एक पहाड़ होता है। आप उसके बावजूद वो मैच नहीं जीत पाए क्योंकि दूसरी पारी आपकी कोलैप्स कर गई। यहां पर दूसरी पारी फिर कोलैप्स कर गई, यहां 556 रन बनाए, 3 सेंचुरियां भी बनाई। तो ऐसी 3 सेंचुरियों का क्या फायदा जब आप टिक ही नहीं पा रहे हैं क्रीज पर दूसरी पारी में, और गेंदबाजी आपसे हो नहीं पा रही है। और गेंदबाजी में जिस तरह से सभी गेंदबाज, आप देखिए बाउंसर नहीं फेंक पा रहे हैं पूरे उसमें मैच में। ये भी देखना जरूरी है कि कंपैरिजन में आपके 3 बल्लेबाज सेंचुरी बनाने में मदद कर रहे हैं। यहाँ पर हैरी ब्रूक ने अकेले सेंचुरी 317 रन वो बना देते हैं। तो डिपेंड ये भी करता है कि आपके कंपैरिजन में कौन से खिलाड़ी और कौन सी टीम खेल रही है, उस हिसाब से आपको अपने आप को मजबूत करना है, अपने आप को रेडी रखना है। देखिए, अपोनेंट के हिसाब से स्ट्रेटजी बनाना बहुत जरूरी है। और अगर आप देखें तो जो रूट जो ऑस्ट्रेलिया में आज तक एक भी सेंचुरी नहीं बना पाए हैं, क्योंकि वहां बाउंसी ट्रैक होता है और बाउंसी ट्रैक पर खेलना थोड़ा सा मुश्किल होता है उन्हें, तो भाई इस चीज को ही देखते पाकिस्तान के बॉलर्स। यहां पर वो उनके पास नसीम थे, उनके पास शाहिनशाह अफरीदी थे, आमिर जमाल थे, जो अपने कंधों का इस्तेमाल करते हुए बाउंसर करने में सिद्धस्त माने जाते हैं। यहां उनकी बाउंसर क्यों गायब हो गई?
जो उनके जो क्रिकेट एक्सपर्ट्स थे, जो उनके साथ कोचेज बैठे हुए हैं, जो पुराने क्रिकेटर रहे हैं, वो सब उन्हें इस तरह की राय क्यों नहीं दे रहे हैं। तो मुझे तो बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि पाकिस्तान की क्रिकेट की जो बुनियादी मूलभूत ज़रूरतें हैं वो भी गेंदबाज जो है पूरी नहीं कर पा रहे हैं, और रही सही कसर बल्लेबाज दूसरी पारी में जिस तरह से उनका कोलैप्स हुआ है उससे पूरी हो गई है। चलिए, आप हमारे साथ रहिएगा मनोज जी। हमारे साथ तबिश मीर, वरिष्ठ खेल पत्रकार, पाकिस्तान से भी जुड़ गए हैं। तबिश मीर जी, कैसे देख रहे हैं आप पाकिस्तान की परफॉर्मेंस को? इंग्लैंड ने जहां पर आप देखिए किस तरह से जीत की एक तरह से कह सकते हैं कि स्थितियां में पहुंच गया है, 823 रन 7 के स्कोर के साथ इंग्लैंड ने बनाए, और दूसरी तरफ पाकिस्तान की परफॉर्मेंस को आप कैसे देख रहे हैं? कहां चूक गई पाकिस्तान की टीम टेस्ट मैच में? सबसे पहले बहुत शुक्रिया आपका। मनोज जी भी मौजूद हैं, उनको भी मैं नमस्ते करूंगा, सलाम पेश करूंगा, और आपके देखने वालों को भी सबसे पहले मैं सलाम पेश करूंगा। जिस तरीके से आपने गुफ्तगू की, काफ़ी शानदार अंदाज से मनोज जी साहब जो हैं वो लबकुशाई कर रहे हैं। मैं ये कहूँगा कि इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट कहाँ चुक गई। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है उसका आबे का आवा निकला हुआ है। इस वक्त कुछ चीज़ें बेहतर नहीं हो रही हैं पाकिस्तान की क्रिकेट के अंदर। लाहौर में जो है पीसीबी हेडक्वार्टर्स मौजूद है, उनकी दीवारों से लेकर मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम तक जो फैसले हो रहे हैं वो गलत हो रहे हैं, जिसका ये नतीजा है कि आप मुसलसल अपनी होम सीरीज में नाकामी का सिलसिला जो है वो जारी रखे हुए हैं। पाकिस्तान की जो क्रिकेट है वो इस वक्त मायूसी का सामना कर रही है। मैं आपको बताऊं, इस वक्त खिलाड़ियों के दरमियान नाराजगी की खबरें सिर्फ खबरें नहीं हैं, ये एक हकीकत है। इसके अलावा बाबर आजम ने जो इस्तीफा दिया, ये इस्तीफा जिस वक्त उन्होंने दिया, ये टाइमिंग देखे कितनी मैच कर रही है। उससे पहले सेलेक्टर मोहम्मद यूसुफ इस्तीफा दे चुके हैं। फिर यहाँ जिस तरीके से लेकिन क्रिकेट ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में आखिरकार चल क्या रहा है? क्योंकि वो आपका अंदरूनी प्रॉब्लम है, आपका अपना प्रॉब्लम है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में कुछ भी चलता रहे, लेकिन खिलाड़ियों का मैदान में अच्छा परफॉर्मेंस करना जरूरी है। क्योंकि जो टीम टेस्ट मैच में नंबर 1 कभी कही जाती थी, उसकी ये स्थिति अगर होंगी तो मजाक पूरी दुनिया बना रही है पाकिस्तान का। बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है। हमने अपने हाथ से ही जो है अपने खिलाफ उठने वाली उंगलियों को मजीद जो है बढ़ावा दिया है। और जो आपने सवाल किया कि आया पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में क्या हो रहा है, पिछले 6 माह से मैं देख रहा हूँ पाकिस्तान की क्रिकेट बोर्ड के जो अंदरूनी मामलात हैं वो तब से बिगड़ रहे हैं जब से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सरबराह सैयद मोहसिन रजा नकवी को तैनात किया गया। मैं इसलिए ये कह रहा हूँ कि उन्हें जब से तैनात किया गया उनके फैसले इंतहाई गलत थे। जब पाकिस्तान टीम आयरलैंड पहुंची तो वहां वो टीम के लोगों को मनाने पहुंच गए। उससे पहले जब वो चेयरमैन बने, जो उन्होंने तकरीर की, ऐसी सियासी तकरीर की जिसके बाद पाकिस्तान क्रिकेट के अंदर जो दोस्ती यारियों का सिस्टम था वो तो खत्म हो गया, लेकिन वो सिस्टम शुरू हो गया नाराजगियों तक। बाबर रिजवान की चपकलेशें, बाबर और शाहीन शाह अफरीदी की आपसी रंजिशें ये सामने आने लगी। फिर आप देखें कि मोहसिन नकवी साहब ने जो मेंटोर्स लगाए, जो अभी हाल ही में ही हमारे यहाँ डोमेस्टिक सतह पर इवेंट हुआ, वो कितना ज्यादा मायूस कुन रहा। वहां बेतहाशा आपने पैसा जाया किया, आपने स्टेडियम्स तो तोड़े, अब आया क्या वो चैंपियंस ट्रॉफी से पहले बन पाएंगे, जो एक बड़ा सवालिया निशान है। तो ये सारे जो फैसले हैं ये इस वक्त जो बंद कमरों में, ठंडे कमरों में हो रहे हैं, क्या ये वक्त से पहले हो जाएंगे? मदन लाल जी मेरे साथ मेरे गुफ्तगू कर रहे थे, वो और सुरेंद्र खन्ना साहब, फॉर्मर क्रिकेटर फ्रॉम इंडिया, तो वो भी ये कह रहे थे कि ये जो फैसले हो रहे हैं इनमें इतनी सदाकत और इतनी पुख्तगी नजर नहीं आ रही है। दूसरी जानिब मुझे जो है साबिक टेस्ट क्रिकेटर एजाज अहमद ने भी कहा कि जो चीजें हो रही हैं पाकिस्तान क्रिकेट में, ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान की क्रिकेट एक बंद गली में जा चुकी है। क्या आप इमेजिन कर सकते हैं कि हिंदुस्तान कभी जिम्बाब्वे से हारेगा? क्या आप इमेजिन कर सकते हैं कि अफगानिस्तान आपको बीट करेगी वर्ल्ड कप में? क्या ये आप इमेजिन कर सकते हैं कि यूएसए आपको हराएगा? लेकिन ये सब पाकिस्तान की क्रिकेट के साथ हो चुका है, हो रहा है। बांग्लादेश आपको होम सीरीज में आके हरा के गया। तो ये बहुत बड़ा अलमिया पाकिस्तान की क्रिकेट के लिए, और मुझे वैसा लग रहा है कि हम उस बंद गली में जा चुके हैं जहां से वापसी का कोई रास्ता नहीं है। देयर इज नो रिटर्न। और ये जो नो रिटर्न है, इसकी चाबी शायद मोहसिन नकवी साहब के जेब में थी, जो जेब उनका छेद हुआ था उस जेब में, और वो कहीं गिर गई है और वो मिल भी नहीं रही है। और मैं इस पर मैं चाहूंगी मनोज जी भी इस पर इंटरवीन करें और वो भी अपनी राय रखें। नकवी साहब ने जो चाबी अपनी जेब में रखी, क्या वो वाकई गिर गई है और अब बंद गली में चला गया है पाकिस्तान का क्रिकेट, जहां से वापस आना बड़ा मुश्किल लग रहा है?
नहीं, देखिए, असंभव नाम की कोई चीज़ नहीं होती। इस तरह की गर्त में जाते हुए हमने बहुत टीमों को देखा है। हमने ऑस्ट्रेलिया को भी T20 क्रिकेट में बिल्कुल एक वक्त ऐसा आया था अंतिम पूर्व पायदान पर, जैसे आज पाकिस्तान अंतिम पूर्व पायदान पर है ना WTC में, ऐसे ही T20 में कभी ऑस्ट्रेलिया भी पहुंच गया था अंतिम पूर्व पायदान पर, लेकिन उसने फिर से रिवाइव किया। लेकिन इसके लिए पूरा सिस्टम बदलने की जरूरत है। आप डोमेस्टिक क्रिकेट को बिल्कुल तवज्जो ही नहीं दे रहे। आपके यहाँ सीधे ही प्लेयर जो हैं लीग खेलते हैं और लीग खेलकर जो परफॉर्म करते हैं उसके आधार पर उनको टीम में चुन लिया जाता है, उनका बेस ही नहीं होता बिल्कुल भी। अब आप देखिए, भारत में जैसे गौतम गंभीर टीम के कोच बने, उन्होंने सबसे पहले फरमान जारी कर दिया कि दिलीप ट्रॉफी को क्षेत्रीय स्तर पर हटाइए, आप रीजनल स्तर पर हटाइए, कि हम अपनी टीम चुनेंगे और उन 4 टीमों के बीच में आपस में मैच कराएंगे। उसमें सभी टॉप प्लेयर्स जो हैं उनको, ज़्यादातर टॉप प्लेयर्स को मौका दिया गया। तो अब मैं समझता हूं कि ये सारी चीज़ें जब आप इग्नोर करेंगे अपने डोमेस्टिक क्रिकेट को, जहां से तबकर प्लेयर आते हैं, तो फिर ये स्थिति होगी ही। मेरे ख्याल से तबीश जी मेरी इस बात से इत्तेफाक रखेंगे। मैं आपकी एक बात से इत्तेफाक नहीं रख रहा। आपने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि जो प्लेयर्स जो हैं आपस में, उनके बीच में जो है रिलेशंस अच्छे नहीं हैं, संबंध अच्छे नहीं हैं। भाई, संबंध कहाँ नहीं अच्छे होते हैं, हर टीम में इस तरह की दिक्कतें आती हैं। हमारे यहाँ भी हार्दिक पांड्या और रोहित शर्मा के बीच में कभी 36 का आंकड़ा बना था, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने उनको बिल्कुल इग्नोर नहीं किया, उनको बल्कि सराहना की। उन्होंने मीडिया में आकर उन्होंने उसकी सराहना की, वो भी उस दौर में जबकि उनके आपस में संबंध बहुत मधुर नहीं थे। तो मुझे लगता है ये सारी बहानेबाजी है। पाकिस्तान क्रिकेट को बिल्कुल ग्रास रूट लेवल पे सोचना चाहिए कि टैलेंट जो आ रहे हैं उन पर ध्यान क्यों नहीं दिया जा रहा, और जो लीग लेवल पर जो खिलाड़ी चमक रहे हैं उनको आप सीधा नेशनल टीम में मौका देते हैं। तबीश जी। बिल्कुल बिल्कुल मैं इस बात से एग्री करता हूँ, लेकिन मैं एक बात ये भी कहूंगा आपने, क्योंकि ये वो भी मामला छेड़ दिया जो रोहित शर्मा और हार्दिक पांड्या के दरमियान था। लेकिन वो मामला जो उठा था, फिर आपने देखा कि जो वर्ल्ड कप की टीम हिंदुस्तान की अनाउंस हुई तो हमें ऐसा लग रहा था कि रविचंद्रन अश्विन जो इंतहाई करीब है रोहित शर्मा के, वो टीम का हिस्सा होंगे। लेकिन उस वक्त रोहित शर्मा ने, बीसीसीआई ने और उस वक्त जो आपके ऑफिशियल्स थे उन्होंने बाकायदा मेरिट को तरजीह दी। पाकिस्तान में यहाँ ये नहीं होता है। अगर बाबर आजम को कोई कहते कि किंग तो कर लेगा, तो उसकी ना चाहकर भी पाकिस्तान टीम में जगह बनाई गई और हसन अली किसी तरह से एज अ पैराशूटर टीम के अंदर आ गए। और अगर कोई बाबर आजम से ड्रेसिंग रूम के अंदर लड़ाई कर ले, वो आया कामरान गुलाम हो या फिर कोई भी खिलाड़ी हो, वो शाहीन शाह अफरीदी क्यों ना हो, तो उसके खिलाफ, उसकी कप्तानी के खिलाफ भी लॉबिंग होती है। तो माजरत के साथ में कहूंगा, हिंदुस्तान का कल्चर बड़ा रिच है, लेकिन हमारे यहाँ जिस तरीके से चीजें हो रही हैं और जो क्रिकेट में जो सियासत हुई है पिछले, हम देख रहे हैं कई दिहाइयों से कि बाकायदा एक वजीर आजम जो है वो जिस प्रोसेस के जरिए लाता है चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को, वो जो तरीकेकार है उस पर पहले सवालात उठ रहे हैं। मोहसिन रजा नकवी साहब जब बहैसियत चेयरमैन आए तो उस वक्त मैंने इंटरव्यू किया, जो वकला उनका केस कर रहे थे उन पर। जी आवाज मुझे आ रही? जी बोलिए। तो मैं यही कह रहा हूँ कि बिल्कुल आपके ये जो मामला चल रहा था, ये जो तमाम सिनेरियो चल रहा था, एक केयर टेकर जो है प्राइम मिनिस्टर उन्हें लेकर आते हैं, जबकि आईन में हमारे पाकिस्तान के ऐसा है ही नहीं। तो उनकी जो सबसे पहले जो अपॉइंटमेंट है वो बड़ी जो है कंफ्यूजन है उसमें। दूसरा ये कि उनकी जो कारकर्दगी है उससे लोग मायूस हैं। तीसरा ये कि वो जो लोग ला रहे हैं, जिनको कहते हैं ये लेजेंड्स हैं, आप मुझे बताएं, वकार यूनिस साहब हों, वसीम अकरम साहब हों, सकलैन हों, ये मिसबा हों, ये दीगर जो भी लोग हैं, इनसे मुतालिक कितनी कंट्रोवर्सीज पाकिस्तान क्रिकेट में बनी है। तबिश, यही तो प्रॉब्लम है, क्योंकि एक एग्जांपल हम एक तरफ यहाँ पर रोहित और हार्दिक पांड्या का दे रहे हैं, जहाँ पर हमने देखा कि भले कितने भी क्लैशेस हों आपके ऑफ कैमरा, लेकिन वो मैदान में उस हद तक, उस लेवल पर नजर नहीं आते। उससे कहीं ना कहीं आपका गेम जो है वो प्रभावित नहीं होना चाहिए, और ये चीज कहीं ना कहीं पाकिस्तान के प्लेयर्स को सोचने की, समझने की जरूरत है, और उससे ऊपर सेलेक्टर्स को और आपके बोर्ड को ये ध्यान रखने की जरूरत है कि प्रॉब्लम्स कुछ भी हो, वो टीम के बैलेंस बिगाड़ने में के बीच में कम से कम ना आए। जो बैलेंस होना चाहिए, चाहे वो मैदान में हो और चाहे वो ड्रेसिंग रूम में हो, वो रहना चाहिए, जो कि जरूरत है एक गेम के लिए, अच्छे गेम के लिए। आपने बिल्कुल ठीक कहा। मैं आपको एक बात कोट करूंगा। एक पाकिस्तानी टेस्ट क्रिकेटर हैं सईद आजाद साहब, उन्होंने मुझसे गुफ्तगू करते हुए कहा
कि ये जो क्रिकेटर्स है ना, इनकी सियासत, अगर खिलाड़ियों की सियासत पाकिस्तान के सियासतदानों को आ जाए ना, तो वो बहुत ऊंची उड़ान उड़ेंगे। और यही हो रहा है इस वक्त। नकवी साहब जो है, मुझे ऐसा लग रहा है उनके हाथ इस तरीके से बांध दिए खिलाड़ियों ने, वो बेबस हो गए हैं और वो कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि खिलाड़ियों के दरमियान जो ये कप्तानी वाला मामला है, आपको याद होगा मनोज जी, क्योंकि काफी अरसे से ये जो सहाफत है, हमारे यहाँ सहाफत कहा जाता है, आपके यहाँ जो है जर्नलिज्म जो है, इसको देख रहे हैं। तो आया उन्हें इस बात का पता है कि 1999 में भी जब वसीम अकरम, वकार यूनिस, सलीम मलिक, उस वक्त ये तमाम खिलाड़ियों के दरमियान कप्तानी की दौर का एक मामला शुरू हुआ था, उस वक्त आपने जो है राशिद लतीफ साहब को कप्तान बनाया, जिसके नताइज सामने आए। इस तरह से आपको कोई एक ऐसा न्यूट्रल कैप्टन बनाना होगा जो पाकिस्तान टीम को पहले उठाए। दूसरा, ये बोर्ड के अंदर जो है शफाफियत होनी चाहिए, देयर विल बी अ मेरिट इन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड। तीसरा ये है, जो लोग आप लगाए उनके किरदार अच्छे होने चाहिए। मैं तो ये कहूंगा कि इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को मोहसिन नकवी साहब नहीं बचा सकते हैं, लेकिन हाँ, मोहसिन हसन खान बचा सकते हैं, आप उन्हें लाए। आमिर सोहेल साहब को लाए, यूनिस खान साहब को लाए, राशिद लतीफ साहब को लाए। आपको और किसी को अपॉर्चुनिटी देनी है तो फिर आप ऐसे लोगों को लाए जिनमें पोटेंशियल हो काम करने का, जो जुस्तजू रखते हों, जिनमें कारकर्दगी और डिलीवरेंस करने का एक तरीका आता हो। आप बड़े बड़े नाम तो ले आ रहे हैं, लेकिन उनके साथ जो कंट्रोवर्सीज जुड़ी हुई है, उस पर आपने यूं आंखें रख जो है बंद कर दिया, आंखों पर हाथ रख दिए, तो ऐसे मोहतरमा नहीं होता है काम। मनोज जोशी साहब उनके सीनियर है, हम जानते हैं, वो इस बात से भी एग्री करेंगे कि आया इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट से मुतालिक जब भी मैं तो हैरान होता हूँ नकवी साहब की गुफ्तगू जब सुनता हूँ। चलिए तबिश में आप रहिएगा हमारे साथ। रिजवान हैदर, खेल विशेषज्ञ, भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। रिजवान हैदर जी, मैं आपसे समझना चाहूंगी, अगर पाकिस्तान का टेस्ट मैच इस तरह से वर्स्ट कंडीशन में, जो स्थितियां पाकिस्तान के गेंदबाजों की, पाकिस्तान के बल्लेबाजों की इंग्लैंड ने की, अगर वहां पर पहुंच रहा है, तो इसके पीछे क्या बड़े फैक्टर है? क्योंकि तबिश इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि सबसे बड़ी कमियां तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में है, नकवी साहब के हाथ बंधे हुए हैं। जी बहुत शुक्रिया आपका मुझे इनवाइट करने के लिए। सबसे बड़ी जो वजह मुझे नजर आती है वो स्किल सेट। पाकिस्तान के प्लेयर्स का जो स्किल सेट है वो इंटरनेशनल लेवल पे जो अच्छी टीमें खेल रही हैं उनके मुकाबले में बहुत निचली सतह का है। चाहे फास्ट बॉलर्स में बॉलिंग में एक टाइम था पाकिस्तान का बड़ा नाम मुकाम होता था, अब तो 140 145 की स्पीड वाला हमारे पास कोई फास्ट बॉलर भी नहीं है कि जो डोमेस्टिक में भी इस रफ्तार से बॉलिंग करके आए और आके पाकिस्तान को इंटरनेशनल लेवल पे रिप्रेजेंट करे। स्पिन बॉलर्स का आपने हाल देख लिया हमारा, ना हम फास्ट बॉलर्स में कोई अच्छे बॉलर्स प्रोड्यूस कर पा रहे हैं। नसीम और शाहीन का पेस 130-32 पे आ गया है और 2-3 साल पहले ये 145 को टच करते थे बआसानी। स्पिन बॉलर्स में हमारी एक पहचान रही है, अच्छे अच्छे बॉलर्स हमने प्रोड्यूस किए, लेकिन अभी हमारे पास कोई स्पिन डिपार्टमेंट में भी कोई ऐसा कोई नाम नहीं है कि जो हम बताने दुनिया के सामने रखें। जैसे इंडिया में अश्विन है, जडेजा है, अक्षर है, नथन लॉयन है, बाकी हर टीमों के पास हैं अच्छे अच्छे बॉलर, हमारे पास ना स्पिन में ना फास्ट में। फिर बैटिंग की बात कर लें तो हमारे बहुत अच्छे अच्छे बैट्समैन हमने प्रोड्यूस किए हैं और मिडिल ऑर्डर के भी इंजमाम, यूसुफ, यूनुस और मिसबा, लेकिन अभी इस वाली टीम में ना मिडिल ऑर्डर में ना टॉप ऑर्डर में कोई अच्छे खास बैट्समैन हमारे पास मौजूद भी नहीं। पिछले दिनों बाबर आजम को लेके काफी लोग बोलते हैं कि वो बेस्ट एवर हैं जी पाकिस्तान के जिन्होंने प्रोड्यूस किए हैं, लेकिन उनका कोई कंपैरिजन नहीं है पास्ट में जो इतने अच्छे अच्छे पाकिस्तान इम्पैक्टफुल बैट्समैन सामने लेके आया है। लेकिन इसकी वजह रिजवान, इसकी वजह क्या ये है कि कुछ खिलाड़ियों को पाकिस्तान की टीम में जबरदस्ती रखने के लिए लॉबिंग की जा रही है और जो नया टैलेंट है उसे इग्नोर किया जा रहा है, शायद इसीलिए इस तरह की कंडीशन हो गई। वजूहात इसकी 2-3 है। एक तो वजह कंटिन्यूटी नहीं है, जैसी गवर्नमेंट चेंज होती है और नया प्राइम मिनिस्टर जो बनता है वो आते ही अपना चेयरमैन चेंज कर देता है, चेयरमैन अपने जो कोचेस हैं उनको चेंज कर देता है, कोच जो है वो अपने नीचे नया स्टाफ ले आता है, तो ये जो सर्कल है ये म्यूजिक चेयर चलती रहती है, उसकी वजह से कोई कंटिन्यूटी नहीं आती और किसी भी एक सिस्टम को, निजाम को कोई ज्यादा टाइम मिलता नहीं। सिर्फ बात यहाँ तक नहीं है, बात आगे भी है कि जो आता है नया वो अपनी मर्जी का डोमेस्टिक का स्ट्रक्चर भी तबाह बर्बाद कर देता है। कोई कहता है कि 6 टीमें होनी चाहिए, कोई कहता है 12 टीमें होनी चाहिए, कोई कहता है 20 टीमें, तो कभी डिपार्टमेंटल क्रिकेट होनी चाहिए, कभी नहीं होनी चाहिए, ये भी एक मेन वजह है। और ऐसा हुआ है जिसकी वजह से आपकी जो नई क्रिकेट है वो सामने नहीं आई। आपने पिछले 3-4 साल सिर्फ 6 टीमों का डोमेस्टिक स्ट्रक्चर कर दिया, आपने ऑस्ट्रेलिया को कॉपी करने की कोशिश की। ऑस्ट्रेलिया की आबादी 25, हमारी 25 करोड़ है, उनकी 2.5 करोड़ है, तो कैसे हमारी जो 6 टीमें हैं, हमारा जो टैलेंट है काफी ज्यादा जो आ रहा था इसी निजाम से निकल के आए ना, ये सारे वसीम वकार, ये शुएब अख्तर वगैरह, तो यही डोमेस्टिक खेल के आए थे, तो वो काफी तबाह बर्बाद कर दिया। और फिर जिस तरह की पिचेस बनी है, खास करके रमीज राजा के टाइम पे, उन्होंने काफी बेड़ा गर्क किया पाकिस्तान का और पाकिस्तान की क्रिकेट का।
ज़बू हाली की एक जिम्मेदार जो है वो रमीज राजा साहब भी हैं कि उन्होंने आगे बिल्कुल इतनी बेजान पिचेस बनाई कि अब ये ट्रेंड ही शुरू हो गया है कि पाकिस्तान में लोग पाकिस्तान की पिचेस का मजाक उड़ाते हैं और पाकिस्तान की पिचेस के साथ पाकिस्तान की टीम का भी मजाक बन रहा है। जी जी, पाकिस्तान की टीम तो खुद एक मीम मटेरियल बन गई है अनफॉर्चुनेटली। हम तो बड़े हुए हैं कि हमारी जो अच्छी टीम हुआ करती थी, जिनके मैं प्लेयर्स के नाम ले रहा हूँ, सईद अनवर, इंजमाम, एजाज, अफरीदी, वसीम, वकार, शुएब सकलैन, इनको देखते हुए अब ये जो टीम अभी खेल रही है पाकिस्तान की, ये पाकिस्तान की 75 साल की जो हिस्ट्री है उसकी सबसे बदतरीन किस्म के जो रिकॉर्ड्स हैं वो ये अपने नाम कर रहे हैं। आज के मैच में भी काफी रिकॉर्ड इन्होंने तोड़े हैं जो अपने नाम किए हैं। 850 रन पाकिस्तान ने किसी एक इनिंग में कभी भी जिंदगी में नहीं करवाए, किसी भी एक टेस्ट मैच। यही इसीलिए गेंदबाजों पर सवाल हो रहे हैं। माफ कीजिएगा, समय की कमी है रिजवान मेरे पास। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तबिश आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। मनोज जोशी हमारे साथ जुड़े, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, पाकिस्तान अगर इस तरह से और तमाम रिकॉर्ड एक अलग वे में ये कह सकते हैं कि दुनिया भर में मजाक अगर पाकिस्तान की टीम का, पाकिस्तान के गेंदबाजों का और पाकिस्तान के खिलाड़ियों का बन रहा है, तो इसके लिए सबसे बड़ा जो कारण फिलहाल बनता हुआ दिख रहा है वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है, वहाँ की सरकार है। सरकार बदलते ही तमाम चीज़ें क्रिकेट बोर्ड में बदल जाती हैं और जिसका खामियाजा वहाँ के क्रिकेटर्स भुगतते हैं और हम देखते हैं ज़मीन पर, फील्ड पर रिजल्ट जो सीधा उनके गेम को प्रभावित करता है। एक छोटे सा ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के उस पार खबरें लगातार जारी हैं। आप बने रहिए इंडिया न्यूज़ के साथ। नमस्कार।